वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हमारे पास चाय नहीं है, आज है हमारे पास कॉफ़ी। और कॉफ़ी जो है वो काफ़ी होनी चाहिए, जब तक हम शो में बैठे रहे हमें काफ़ी पीनी चाहिए। मैं हूँ आकाशा यासिन। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुबह खैर तमाम देखने वाले। और मुझे ये उम्मीद है कि ज़बरदस्त किस्म का आज का मौसम और आज के दिन आप इंजॉय कर रहे होंगे। जो ज़िंदगी के जो दिन गुजरते हैं, ज़िंदगी में जितने भी दिन आते हैं हमारे, ये अल्लाह ताला का एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा होते हैं कि ये गिफ्ट की सूरत में आते हैं। और एक एक जो दिन होता है, एक एक जो साथ होती है, हमें इसका अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समझ के उसको गुजारना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, ऐसा हम ये आज का काम कल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस लम्हे को एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंजॉय कीजिए और हमेशा ये समझिए कि मतलब कि हम हमेशा ये समझते हैं कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम अपनी आंखों से लोगों को मरते देखते हैं, हमारे सामने लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारा यकीन जो है इस बात पर है कि हमने मरना है, लेकिन इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने मरना है। तो अपना जो ईमान है इस चीज़ पर पुख्ता कीजिए और हर दिन को एंजॉय कीजिए। हम ये सोचते हैं कि वो जो आदमी मरा हुआ है और बस वही मरा है, मीन्स कि हम उसको दफना के आ गए हैं, ये मौत उसी तक महदूद रहती है और हम अपने अपने कामों में जाना है, अपने अपने घरों में जाना है और एज़ यूजुअल हमारी लाइफ गुजरती है। लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब हमारी जो ज़िंदगी का पता कट जाता है और हम भी इस फहरिस्त में जाने वालों की फहरिस्त में हम इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा इंसान को हंसता रहना चाहिए, मुस्कुराता रहना चाहिए। Keep smiling ever on your face because life like a camera. Exactly। और ये जो आप आंसू बहाते हैं दूसरों के सामने तो बिल्कुल, खास तौर पे इंसानों के सामने तो बिल्कुल भी मत बहाइए, क्योंकि आंसू सिर्फ खुदा ताला की ज़ात को पसंद होते हैं, जबकि ये जो मुस्कुराहट होती है ये इस दुनिया को पसंद है। हमेशा दूसरों को मुस्कुराहटें दीजिए, क्योंकि मुस्कुराहट भी जो है वो एक सदका जारिया है। और दुनिया हमेशा हंसने वालों का साथ देती है और खुश लोगों का साथ देती है। आपको दिल में कितना तूफान भी क्यों ना हो, लेकिन आपने हमेशा डट के रहना है, बट चेहरे पे स्माइल रखनी है आप। और अगर इंसान का पेट बिल्कुल खाली ही क्यों ना हो, भूख कितनी तंग क्यों ना कर रही हो, लेकिन आपने ज़बान के ऊपर ये कलिमात कभी भी नहीं लाने के मुझे भूख लगी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आप अभी सैर होगी खा के आए हैं। और बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला और ये मैनर्स हैं किसी के कहीं पर आप जाते हो एज अ गेस्ट, तो वहाँ पर आप इस तरह के मतलब कि ये चीज़ें अगर आप करते हो तो वाकई वो कहते हैं यार कोई इंसान का पुत्र आया था हमारे घर में। नहीं तो जाके यकीन माने वलीमे के खाने की तरह लोग टूट पड़ते हैं। भाई वहाँ की जो चाय होती है, चाय मिल गई आपको छोड़नी चाहिए। और एक और चीज़ आकाशा, आपने ये नोट की होगी कि जब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, वलीमा वगैरह पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंसान की जो असल जो हैयत होती है उसका हमें अंदाजा हो जाता है कि इंसान कितने गुड मैनर्स हैं। आगे पीछे हम लोग लेक्चर्स दे रहे होते हैं, भाई अच्छे अंदाज से खाओ, अच्छे अंदाज से पियो, चलो, लेकिन जब हम लोग खाने पे जा रहे होते हैं फिर तब जाके पता चलता है कि ये इंसान में कितना टॉलरेंस है, कितना इंसान पेशेंट करता है। खास तौर पे किसी के वलीमे पे सही तौर पे पता चलता है कि आप में कितने मैनर्स हैं और कितनी ये जो आप दूसरों को लेक्चर देते हैं ना वो सारे सामने आ जाते हैं। और मजे की बात है कि प्लेट मेरे ख्याल में उसमें गुंजाइश नहीं होती, कोई प्रांत हो इतनी बड़ी तो वो भी हम ना माफ करें, वो इतनी वो हम डंप किया होता है सब खाने के लिए। इसलिए आंखों की हिस्सा होती है, हमारी आंखें नहीं रची थी भाई, बाकी हमारा पेट तो अच्छा, ये आप तब तो नहीं आ रहे क्योंकि मैंने आज आपसे कहा चाय नहीं पीनी, आज हम कॉफी पीते हैं, आपने कहा नहीं मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। मैंने कहा नहीं आज कॉफी पीते हैं क्योंकि कॉफी जो है वो काफी देर तक हमारे साथ रहती है और ये हमारे साथ चाय भी काफी देर तक रहती है, और क्योंकि जेएनएन की चाय है भाई और कॉफी भी जेएनएन की है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों जो चीज़ें हैं ये पूरी जो हमारी ट्रांसमिशन होती है मॉर्निंग शो, इसके दौरान ये रोटेट होती रहती है, इसमें नई चीज़ आ रही होती है, अगली जा रही होती है। इट मीन्स कि आप भी चाय एंजॉय कर सकते हैं, इट्स मीन कि आप भी सिर्फ चाय मत पिए, चाय के साथ आप जूसेस भी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश जूसेस भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप कॉफी भी पी सकते हैं। और एक और चीज़ जरूरी है, और एक और चीज़ हम आपको ये बताएं कि जरूरी नहीं होता कि जूसेस का आप गिलास में पिए, जूसेस का आप अपने मग में पी सकते हैं और अच्छे अंदाज से पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। समटाइम आपने मुझे क्या याद करवा दिया, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जूस ऐसे कप्स में डाल के पीते हैं कि भाई किसी को पता ना चले कि हम जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए जरूर जो आप पी रहे हो। कुछ लोग ऐसे तो जिनके जागने की बहुत ज्यादा आदत होती है और वो रात को जब आप उनको हमारी आंख खुलती है, सो के उठते हैं तो देखते हैं हाँ फलां साहब या फलां साहिबा अभी तक ऑनलाइन है। तो जो मॉर्निंग में जब हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि खैर तो थी, मेरे ख्याल में आज आप काफी बिजी थे, क्या हो गया, तो कह रहे थे खैरियत थी ना, आप सोए क्यों नहीं? कह रहे नहीं एक्चुअली बस ना वो वैसे मैं सो गई थी या मैं सो गया था, लेकिन वो व्हाट्सएप खुला रह गया। तो इतनी बातें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भाई कि व्हाट्सएप जब खुला होता है तो
व्हाट्सएप को भी नींद आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आ जाती है। और दूसरी बात ये कि ब्रेकफास्ट की हमने बात की, ब्रेकफास्ट ज़रूर आप कर चुके होंगे। ये जो सुबह है इसमें जब तक आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते या उसके अलावा अगर आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आई थिंक सो वो सुबह आपकी होती ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो है आप लंच की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और समाउ ये होता है कि जो हमारी जो ड्यूटी डेज की असाइंड होती हैं, जो हमने डे प्लान सेलेक्ट किए होते हैं, उसी को बेस करते हुए हमारा ब्रेकफास्ट होता है। अगर हमारा बहुत टफ काम करने का उसमें प्रोग्राम है तो मॉर्निंग में हम लोग सवेरे उठेंगे और जो हमारा जो ब्रेकफास्ट होगा उसी के एतबार से बड़ा दांसू किस्म का ब्रेकफास्ट होगा। बिल्कुल। तो अगर हमें यहाँ पे कहीं पिकनिक वगैरह पे जाना है या कहीं घूमने के लिए जाना है या कहीं आउटिंग पे जाना है या किसी जर्नी पे निकलना है तो फिर हमारा ब्रेकफास्ट भी उसी तरह पोलाइट खूबसूरत मीठा मीठा हमारा ब्रेकफास्ट भी होगा। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट के साथ साथ आपने चलना जरूर है, क्योंकि अब क्या कि चलने से जानलेवा अमराज का जो खतरा है वो कम हो जाता है। तो अब आई थिंक सो के कोई भी साइकिल और बाईसाइकिल सब बेच देंगे, उसके अलावा सेल कर देंगे। कोई किसी के पास कोई गाड़ी है, भाई नहीं भाई गाड़ी की क्या जरूरत है, हमें क्या करना है भाई, पैदल चलना है। इससे क्या होगा, हमारी जान जो है हम काफी लॉन्ग टाइम तक हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, और एक और जिंदा रह चीज आपने सकते ये हैं। देखी होगी कि जो लोग लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर रहे हैं, स्टिल टाइम जिनकी एजेस मोर देन 80 प्लस हैं या 100 प्लस हैं, उनमें जो एक चीज आपने कॉमन पाई होगी तो उन लोगों ने मींस कि पैदल चलना का जो हैबिट थी ये उन्होंने अप्लाई अपनी जिंदगी में कॉन्टिन्यूसली अपनी जिंदगी में इस चीज को रखा है। आपको प्रॉपर एक न्यूज है हमारे पास और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि पैदल चलने वाले उन लोगों को कितने बेनिफिट्स हैं उनके लिए। चलने से जानलेवा अमराज का खतरा जो है वो कम हो सकता है, ऐसा कहना है माहिरीन का। अमेरिका में होने वाली तिबी तहकीक में कहा गया कि रोजाना चलने और अपने जिस्म को हरकत में रखने से इंसान दिल की शरियानों के अमराज, दियाबितीस और कैंसर के इक़साम से अपने आप को महफूज रख सकता है। और नेट न्यूज़ यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड साइंसेस के माहिरीन ने इस नई तहकीक पर काम किया है। माहिरीन ने रोज़मर्रा की सरगर्मियों और कदमों की तादाद को मद्देनजर रखा और रोज़ाना कदमों की तादाद और मुख्तलिफ अमराज से मौत के खतरे में कमी के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक को दरियाफ्त किया है। तहकीक में यह भी बताया गया है कि रोज़ाना कम अज कम 4000 कदम चलना और मुख्तलिफ अमराज से मौत का खतरा 50 से 70% कम। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। और आपको पता है कि आजकल जो वॉच आई हैं, डिजिटल वॉच किसी के पास होती है भाई, तो अगर आप उन्हीं को आपने क्या करना है कि अगर आप अगर आपको ये आइडिया नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आप कितना आपने स्टेप्स लिए हैं, कितने कदम आप चले हैं, तो जब आप चलना शुरू करें तो अगर आपके पास अगर कोई स्टॉप वॉच है तो अगर आप वहाँ पे उसको क्लिक कर देंगे तो वो फिर आपको बताएगी कि अब इतने कदम आप चल चुके हैं, चाहे अपना ऑफिस की तरफ जा रहे हैं या आप कहीं और जा रहे हैं, जॉगिंग पे जा रहे हैं। और आई थिंक जब तक वो 7000 पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग चलते रहेंगे, बेशक आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, आपने रुकना नहीं। हाँ, सबसे पहले तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों आपने रुकना नहीं है। घबराने से अब हम लोग समझ से आगे निकल रहे, सबसे पहले तो आपने रुकना नहीं है, आपने चलना है। और जब तक आपके 700 या 7000 फीट मैं ये समझता हूँ अगर आप नहीं चलेंगे, चाहे 2 दिन में चलेंगे चाहे 3 दिन में चलेंगे, आपने टारगेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्यारे लगना चाहते हैं, खूबसूरत लगना चाहते हैं, क्योंकि खाना तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक इंसान जिंदा रहता है, इंसान ने खाना तो खाना ही होता है, लेकिन इंसान को उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसका अपनी ज़िंदगी को अवेल करने के लिए और अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए जो मेन जो थीम है उस खाने की जो इस्तेमाल है वो यही है कि इंसान जब पैदल चलता है तो बहुत सी ऐसी जो हमारे जिस्म के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कि जिसमें वो हमारा जो खाना होता है, जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो डाइजेस्ट हो ही रहा होता है, लेकिन हमारी जो बॉडी बिल्डिंग हो रही होती है जो हमें जबरदस्त किस्म की एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूरी खबर शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच इजाज, बहुत शुक्रिया आपका। तहकीक के दौरान दरमियानी उम्र के अफराद का जायजा औसतन 9 साल तक लेने के बाद दरियाफ्त किया गया। जो लोग ज्यादा चहलकदमी करते हैं उनमें ज़ियाबतीस का खतरा 43% और हाई ब्लड प्रेशर का इम्कान 31% तक कम रह जाता है। आई थिंक सो अगर ये जो सब करते हैं, मतलब 7000 तक, अगर 7000 जो कदम है आपके वो आप डेली उठा लेते हैं तो वो कहते हैं ना इंसान अपनी लाइफ में बड़े बड़े कदम उठाता है, लेकिन आप सिर्फ ये 7000 जो कदम है अपनी लाइफ के अपने लिए उठाएं, इससे आपको बिल्कुल भी शुगर नहीं होने वाली। उसके अलावा साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर का जो मसला है वो आपका हल ही हो जाए। वैसे आकाशा एक चीज़ और भी है कि आपने कहा कि 7000 कदम या 700 कदम जितने भी इंसान उठाता है, स्टेप्स उठाता है, इतने कदम इंसान अपने डेली लाइफ में 700 तो मैं यहाँ से वहाँ तक चलूँगी, इतने स्टूडियोज में घूमूं तो मेरे 700 कदम पूरे हो जाए। जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, तो इंसान इतने कदम अगर पहले चले तो वो फिट फाट जबरदस्त हो सकता है, बिल्कुल। और लेकिन इतने कदम तो इंसान को वैसे चलना होते हैं जब इंसान हॉस्पिटल में जा रहा होता है,
और कह रहे हैं फलां जगह पे जाकर टेस्ट कराओ और एक ये रिपोर्ट्स ले आओ, डॉक्टर के पास जाओ। व्हाट डू यू मीन? नहीं, आई थिंक सो आपके कहने का ये मतलब है कि आप हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे आपको वैसे उन्होंने 7,000 कदम आपके पूरे वैसे ही चलाने होते हैं। क्या ऐसे बेहतर नहीं है कि उनकी चलाने से पहले ही अगर हम अपनी जिंदगी में खुद से चलना शुरू करते हैं तो फिर मेरे प्यारे पाकिस्तानी आप बिल्कुल जबरदस्त शाश बशाश। हाँ, फिर आप घबराएंगे भी नहीं, बिल्कुल आप घबराएंगे भी नहीं, घबराने का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा, बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी की जाने। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इंटरटेन करने वाली जो स्टोरीज हैं आज हमारे पास हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। मुसलसल 40 साल तक जागने वाली चीनी खातून जो है वो सामने आ गई है, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। और अब इसका बिल्कुल हुआ है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रात को आप लोग वहाँ पे ऑनलाइन होते हैं, आप लोग जाग रहे होते हैं और इट मीन्स कि रातों को आपने जागा और 6-7 घंटे आप ये सोचें कि नहीं देखें जी मुझे भी 3 साल हो गए जागते हुए रातों को, ये वो वाला जागृता नहीं है। ये किसी और स्टोरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। जी आकाशा। बिल्कुल, चीन से एक हैरानकुन खबर ने सबको हैरत में डाल दिया है। ऐसी खबर तो हमने पाकिस्तान से भी सुनी थी। एक पीर साहब का कहना था कि भाई मैं 40 साल से जाग रहा हूँ, मैं रात को सोता नहीं हूँ, और ऐसे में लोगों ने कहा था कि बस पीर साहब, बस वहाँ से पीर साहब का एतमाद जो था वो उठ गया था। लेकिन एक और भाई चीनी खातून जो है वो सामने आ गई और उनका कहना है कि मैं मुसलसल 40 साल से जाग रही हूँ, जबकि इस दौरान वो जर्रा भी नहीं सोई, जर्रा बराबर भी वो नहीं सोई। भाई कैसे नहीं, वो चाय पीती होंगी? मैं ख्याल में चीनी कुछ भी कर सकते हैं, चीनी कुछ भी कर सकते हैं। चाहे उधर से आई है, चाहे हम अपनी जिंदगी में ले रहे होते हैं। पाकिस्तानी हर खाने के बाद चाहे किसी को मिले तो हम ये नहीं पूछते आपने खाना खाना है। मैं अमूमन एक बात कहती हूँ, कभी कभार चाय पीनी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं अमूमन एक बात कहती हूँ कि अगर मेरी नींद पूरी हो जाए तो मैं दुनिया बदल के रख दूँ। नींद पूरी हो जाए, भाई मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती। और ये कौन है जो 40 साल से जाग रही है? पूरी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करते चलें। हम में से अक्सर लोग मुसलसल 24 घंटे नहीं जाग सकते और मुसलसल जागने के बाद नींद के बाद आंखें बंद होने लगती हैं। तो हमारा तो बीपी लो हो जाता है अगर हम वही है कि तकरीबन 12-14 घंटे ना सोएं तो हमारा तो बीपी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। और नींद एक ऐसी परी है कि जो एक दफ़ा आपसे रूठ जाए फिर आने का नाम ही नहीं लेती। और ये जो खातून हैं और इनसे अगर 40 साल तक अगर वो नींद की वो मैं ये समझता हूँ कि परी समझें तो वो अगर से रूठ गई है, जागती परी जो है इस दुनिया में मौजूद, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चीन के सूबे हैनियान से ताल्लुक़ रखने वाली लीजैन ने कहा है कि वो 10 या 15 दिन नहीं बल्कि मुसलसल 40 साल से जाग रही हैं। उनकी इस हैरत अंगेज़ खासियत से मुतालिक उनके शौहर ने भी तस्दीक कर दी। लेकिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो आखिरी मरतबा इस वक्त सोई थी जब वो 4 या 5 साल की थी। ओ माय गॉड। अलावाजी लिजैन के साथ रहने वाले उनके पड़ोसियों ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि उन्होंने लई के जागने से मुतालिक बाकायदा मुशाहिदा भी किया। इस हवाले से खातून के शौहर का कहना था कि उन्होंने अहलिया को नींद की दवाएं भी ला कर दी लेकिन वो भी इन पर असर नहीं करती। अपनी इस मुनफरिद खासियत से तंग ली जो है मुतादिद डॉक्टर से राय भी ले चुकी है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने उनकी नींद के इस मसले को हल करने के लिए उन्हें 48 घंटों के लिए मुशाहिदे में रखा तो उन्हें मॉनिटरिंग सेंसर पर चौंका देने वाली मालूमात मिली। डॉक्टर्स ने अपने मुशाहिदे में कहा कि लिजैन सोती ज़रूर है लेकिन वो आम इंसानों की तरह नहीं सोती, मतलब वो सोती हैं। चलो भाई अब तो मैं थोड़ी सैटिस्फाई होगी तो सोती काफी देर से इंतजार था कि ये लफ्ज कहाँ पे आएगा कि भाई ये अब सो जाए ना, काफी टाइम से जाग रही हैं। अब आप पता चला कि वो तो सोती हैं, भाई मोहतरमा तो सोती हैं लेकिन ये है कि बस आईज खुली रहती हैं और वो सो जाती हैं। खातून जब सोती हैं तो उनकी ना सिर्फ आंखें खुली रहती हैं बल्कि वो इस दौरान अपने शौहर से बातें भी करती रहती हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? डॉक्टर्स ने इनकी इस खासियत को जागते हुए सोना करार दिया और कहा कि बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के लोग नींद में बातें करते हैं और हत्ता के चल फिर भी लेते हैं। क्या बात, व्हाट अ स्ट्रेंज दिस इज। और एक चीज़ हम आपके सामने यहाँ पे रखें कि जागने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो इंसान उसने कभी सोया भी ना हो। मतलब इसका ये है कि बाकी लोगों की से हट के उस इंसान ने नींद कम की है। और अगर 24 आवर्स में से अगर जो बाकी लोग हैं 6 आवर 7 आवर मैक्सिमम वो लोग सोते हैं, एटलीस्ट इन्होंने 3 आवर्स इसने वहाँ पे आराम किया, रेस्ट की है। और ये बात बिल्कुल ही नहीं है कि उसने बिल्कुल नहीं सोया, लेकिन रिकॉर्ड में ये चीज़ जो सामने आई है और रिसर्च ने ये चीज़ आपके सामने रखी है कि इस खातून ने 40 साल तक मुसलसल यही काम किया। क्या काम किया? यही काम किया कि ये जागती रही। आप ये भी देखें लेकिन अब पता चला वो जागती नहीं थी, वो तो सो जाती थी। थैंक्स गॉड सो जाती थी। और मतलब सोते में भी वो बातें कर रही होती थी, वो जाग रही। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। और जो बात मैंने शुरू में कही थी, बात आपके
वहीं पे थमती है और इसका सर हमें वहीं से मिलता है कि हमारे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान आजकल के हैं वो भी रातों को जाग रहे होते हैं और शायद अगर उनकी नींद को रिसर्च की जाए, काउंट किया जाए तो इनकी ये फिर भी शायद सो रही थी, लेकिन शायद कि कोई रात ऐसी हो कि जो हमारे नौजवान सोते हों, कोई लोग वहाँ पढ़ रहे होते हैं और कुछ वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लिसन टू मी केयरफुली, जो रातों को जागते हैं वो पूरा दिन सोते हैं। हाँ बिल्कुल, नींद के जागते हो, हाँ बस ये कैसा कम है, बस आप समझ स्टोरी, हाँ बस आप समझ तो गए होंगे। हाँ, समझ गए कि जो मैं खुद नहीं कर सकता, आकाशा भी नहीं कर सकती है, आप समझ गए होंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे। कब्र में तुर्क शहरी 6 घंटे गुजार कर जिंदा वापस लौट आया। उसको तो मर ही जाना चाहिए था डूब के, भाई इतनी हिम्मत किस में होती है कि मुझे ये लगता है कि जब वो शहरी बाहर निकला होगा तो सब उससे भाग रहे होंगे और सबने ये कहा होगा कि भाई ये एक दफा फिर से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, एक वीडियो कि भाई एक बुजुर्ग जो थे वो कब्र में होकर लोगों से बातें करते थे, तो पुलिस ने क्या किया कि उनको कब्र से बाहर ही निकाल लिया कि आप बाहर ही निकल के बातें कर ले, और लिटरली वो सब फ्रॉड था। देखते हैं भाई इस नौजवान ने क्या किया है। भाई ऐसी हरकत करने की कौन सी जरूरत थी आपको? अब इसको ऑक्सीजन लगे हुए हैं भाई। हाँ भाई नहीं देखें ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मतलब उनके लिए पाइप रखा गया है ये कोई, और आई थिंक उसके लिए पाइप रखा गया है और इसकी कब्र बड़ी निराली किसी लाइटेड कब्र है भाई, और आपको दिखाई भी दे रही होगी। अब मजे की क्या बात है। एक दफा मुझे याद आता है कि एक ड्रामा में देख रही, उसमें था कि भाई हमारे जो वालिद साहब की डेथ हो गई है, कब्र का वो कब्र बनवा रहे थे और कहा था कब्र में एक छोटी सी लाइट भी रखना, और ये है कि हाँ रिकॉर्डिंग भी रखना और साथ एक डंडा भी वहाँ पे रखना। नहीं, जो मैंने देखा था वो मुझे बयान करने देना वो मैं रियल बात कर रही हूँ। मैंने ड्रामा देखा, उसमें उसने ये कहा कि भाई वालिद साहब की कब्र में एक लाइट जो है वो जरूर होनी चाहिए, एक ट्यूब लाइट जो है वो जरूर होनी चाहिए। अब ये आपको बताती चलूँ कि ये हुआ क्या। लाहौर में लाहौर तुर्की से अनोखी खबर ने सबको हैरान कर डाला, जहां पर एक 25 साल यूट्यूब स्टार ने खुद को कब्र में दफन कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्की में मोहम्मद हैजिक नामी नौजवान यूट्यूबर के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद फॉलोअर्स से किया गया वादा खुद को दफन करके पूरा किया। नहीं आप वादा ऐसे करते क्यों है, पर खैर निभा दिया उसने, फिर भी इट्स मीन कि वो अच्छा वादा निभाने वाला, ये चीज चलो उसके सामने लेकिन आ गई। इतना स्टूपिड आदमी मैं ये अपनी लाइफ में नहीं देखा आई थिंक सो हमने, कि मेरे ख्याल में जो ऐसे वादे निभाता है कि अपने आप को सोने की शीशे की कब्र में दफन करता है साथ रोशनियों के, और साथ सोशल मीडिया भी आ रही होती है, और जब हकीकी मानो में ये शख्स जब मरेगा तो फिर तब इसको टेंशन नहीं होगी। 6 स्टोरी हम सुन रहे हैं, 6 घंटे इसके आराम से गुजर, हाँ तो एटलीस्ट आज इसने गुजार ली है। और एक चीज़ हम ये सोच रहे थे कि जब हम बचपन में होते थे कि शेर आया, लेकिन जब ये हकीकत इसके ऊपर जब शेर आएगा और जब अपनी कब्र में जाएगा तो क्या वो फिर अपने यूट्यूबर के साथ जो वादा जो उसने पूरा किया है, फिर आज जो इसका सेकंड एपिसोड होगा वो वहाँ जाके होगा। यूट्यूबर ने अपने फॉलोअर से वादा किया था कि 4.5 लाख सब्सक्राइबर होने पर वो खुद को ताबूत में बंद करके कई घंटे कब्र में गुजारेंगे और उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाएगी। इस मकसद के लिए नौजवान यूट्यूबर स्टार ने खसूसी ताबूत बनवाया था, जिसकी तैयारी में 20,000 लैरा का खर्चा आया था। कब्र में 6 घंटे रहने के तजर्बे के दौरान किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद थी। मेडिकल टीम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर, कैमरे, रेडियो और मुताबिक भी आलात भी रखे ताकि कब्र में मौजूदगी के दौरान यूट्यूबर की सेहत की निगरानी। और नौजवान ने ये भी साथ कहा कि मुझे कब्र में कोई फरिश्ता नहीं दिखाई दिया और मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो, और मैं वहाँ पे बड़ा हैप्पी फील कर रहा था, दुनिया से आज़ाद होके मैं वहाँ पर था। हाँ, कोई शोर नहीं था और कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शोर होता भी कैसे? बिल्कुल शोर वैसे होता भी कैसे और वो सुन कैसे सकता था? और पता नहीं कि लोगों को जिनको ज्यादा वो ऐसा शौक होता है कि प्रोटोकॉल में गया था, मीन साहब को तो बुलाने की भी जरूरत नहीं थी, कौन सी आपकी तबीयत खराब हो जानी थी या कुछ और हो जाना था, या एम्बुलेंस की भी कोई जरूरत नहीं थी, ये तो सरासर खर्चा किया गया उनकी तरफ से। एनीवेज खबरें ही होती हैं और मैं ये समझता हूं आप खबरें ही होती हैं, लेकिन आप भी ऐसा नहीं कीजिएगा। और इसके साथ तो चलिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ मिला था, चंद घंटों के लिए इसकी मीन्स के कब्र में गया था, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं करना। ये ना हो कि जब कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे और उनका आजमाने की शेख सादी के बारे में बात हो रही थी, तो उनका जो चर्चा दूर तक मशहूर था कि ये जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा देते हैं, इनकी करामतें बहुत ज़्यादा हैं। तो उस एरिया का एक बादशाह उस दौर का था, तो उसने जमा किया सबको, उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ पे आएँ और ये सामने मैयत है और आप इसकी नमाज जनाजा अदा करें। तो वो उन्होंने ये ड्रामा रखा था कि ये आदमी ज़िंदा है और हम शेख साहब को कहेंगे शेख साहब जब इसके यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो हम ये आदमी हंसता हुआ उठेगा,
हम ये कहेंगे, देखें आपको तो आप ये कह रहे थे कि भाई आप इतने वली हैं, तो आपको ये भी आइडिया नहीं हो कि ये इंसान जिंदा है, यहाँ पे मुर्दा है। तो जब उस आदमी को वहाँ पे जनाजा रखा गया, बेशुमार लोग वहाँ पे जमा थे इस तमाशा देखने के लिए, तो शेख साहब ने 3 दफ़ा कहा कि मैं जनाजा पढ़ूँ। उन्होंने कहा हाँ जी पढ़िए। वो लोग हंसते हुए हाँ पढ़िए। उन्होंने कहा मैं जनाजा पढ़ूँ, इजाज़त है? हाँ शेख साहब पढ़िए। उनका फिर पूछना हूँ मैं जनाजा पढ़ूँ? शेख साहब बातें करते हैं या आज जनाजा पढ़ेंगे भी हम? कितनी दफ़ा आपको कहें? उन्होंने कहा ठीक है। फिर और जब शेख साहब ने जनाजा पढ़ा और उसने एकदम वो जो लोग थे उन्होंने जाके उसकी चादर हटाई, उठो यार उठो। देखो बाद में हकीकत में मर चुका था। और शेख साहब ने कहा अब ये क़यामत के दिन जब उठेगा सबसे एंड पे ये उठेगा, दुनिया में तो इसे उठना इससे रहा गया। तो ये बात होती है कि ये ऐसा जो घिनौना जो मैं ये अमल होता है इंसान की, ऐसी जो मैं ये समझता हूँ कि खेल उनके ख्याल में वो एक बहुत बड़ा वली है, उसको पता होगा कि इंसान जो है ये जिंदा है, लेकिन फिर भी नमाज जनाजा जब उन्होंने पढ़ी तो वो उस इंसान की डेथ हो गई, ओरिजिनल डेथ हो गई। जब हम अपना रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऐसी जो अहमकाना हरकत होती हैं नहीं करनी चाहिए इंसान के, जो मैं समझता नहीं करनी चाहिए। और आप देखें लोग किस तरीके से उस इंसान का साथ दे रहे हैं। भाई तुमने अगर वादा किया था तो तुम उसको निभाओ भी। उसके साथ साथ नौजवान यूट्यूबर जो है वो 6 घंटे तक कब्र में रहा, लेकिन कब्र से जब उसको निकाला गया तो वो बिल्कुल ठीक था। उसने कहा कि मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं आइंदा भी कब्र में जाना ही पसंद करूंगा। वो ना भी जाए फिर भी जाएगा, नहीं वो हम उसको भेज के अब ना देंगे, जाना ही पसंद करेगा। उसके साथ साथ अब लकड़ी के फर्श पर चलते हुए बिजली बनाना जो है वो मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान में इससे पहले बहुत लोड शेडिंग हुआ करती थी भाई, और काफ़ी हद तक हम ये समझते हैं कि इससे पहले पन बिजली का भी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बड़ी ज़बरदस्त रही। और इसके साथ साथ सोलर एनर्जी आपके सामने आई। अब इंसान जब पैदल चलेगा तो और बिजली आ जाएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बिजली का मसला हल होने वाला है। बिल्कुल लकड़ी के फर्श पर स्लेकन की बारीक तय चढ़ाकर इसमें धाती ऑयल मिलाकर अब चलते फिरते बिजली बनाई जा सकती। चलते फिरते, लेकिन कौन चलते फिरते अभी हमने पहली स्टोरी आपके साथ शेयर की थी कि 7000 कदम आपने डेली उठाने हैं। और बड़े बड़े कदम जो हैं वो जो आप अपनी लाइफ में उठा लेते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। आपके पाँव से जो कदम है वो आपने उठाने हैं डेली 7000 के करीब। तो इससे क्या होगा, फायदा होगा। क्या होने वाला है भाई, बिजली भी बनने वाली है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है लोड शेडिंग का। और आई थिंक सो लोड शेडिंग का जो बहुत बड़ा मसला है बहुत जल्द हल हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नजरी तो पर इस माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन है कि लोगों की चलत फिरत से एक LED बल्ब भी जलाया जा सकता है। आप भागना शुरू कर दें जब अगर लाइट आई थिंक सो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपको लगता है कि बिल्कुल हमारा जो बल्ब है वो एंड पे लग गया है, तो फिर आप भागना शुरू कर दें, क्योंकि बल्ब जो है वो कभी बुझने वाला नहीं है। आई थिंक सो इस चीज़ से और भी बहुत कुछ है। इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत और आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया,
जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह ताला किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें और जहां हम अपनी मर्जी से इस्लामी तहजीब और असूलों के मुताबिक जी सकें। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब आखिर। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा दे, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरते फौला। नाप तोल में कमी, रिश्वत का बाजार गरम,
जाली वीरों और आमलों की चांदी, दनाते डाकू और लूटते चोर, तालीम और सेहत के नाम पर अयारी व मक्कारी। बस बहुत हो गया, अब होगा पर्दाफाश और होगा फैसला यहीं पर। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। उम्मीद जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना ही कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत और आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। माय डियर व्यूवर्स, वेरी मच वेलकम बैक। एक दफा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं JNN मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज बशीर। I'm here and with Akasha Yasin मेरे साथ हैं।
फर्स्ट टाइम आपने मुझे खुश किया, फर्स्ट टाइम। मैं हमेशा से सुनना चाह रही थी ये, जैसे मैं आपको अनाउंस करती हूँ, आप कब मेरा नाम ऐसे अनाउंस करने वाले हैं। डेफिनेटली वी आर हियर टुगेदर, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं ये चाह रहा था कि जब हम ब्रेक में गए थे, और ब्रेक जब भी हम लेते हैं तो बिग बिग चेंजेस हमारे साथ होती हैं। एग्जैक्टली और एक बहुत बड़ी चेंजिंग, एक बहुत खूबसूरत चेंजिंग जो है आज हमारे स्टूडियोज में तो नहीं हुई, खैर बहुत कुछ अभी हम लाइन अप करेंगे और आपको उनसे मिलाएंगे भी, और अच्छी अच्छी बातें भी उनसे जरूर करेंगे। बिल्कुल, उनसे जानेंगे भाई हमारी तो मॉर्निंग हो जाती है, उनकी मॉर्निंग कैसे होती है, या हमेशा ही वो बस मतलब मैं बताना चाह रही हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ हाँ, लेकिन मैं सस्पेंस भी रखना चाह रही हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल मसरूफ नहीं होते, अपने घरों में लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, लेकिन वो जब उनको पूछा जाता है सर हमें आपसे मिलना है, बातचीत कर रही होती है, कह रहे नहीं बस मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं मसरूफ हूँ। तो जनाब लेकिन हकीकत में जब इंसान उनकी तरफ देखता है, जाता है उनकी तरफ, तो हमें ये लगता है कि जनाब साहब तो आराम फरमा रहे थे। लेकिन कितनी ही बुरी बात होती है अगर आपकी ज़िंदगी में अगर मसरूफ नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपको ये शो कभी भी नहीं करना चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इतना मान लेके आपके पास आते हैं और आपसे मिलना चाह रहे होते हैं, आपको सुनना चाह रहे होते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है, अगर हम सिर्फ आपको स्क्रीन पर देखते हैं तो रियल में आपकी लाइफ कैसी है, कैसे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, कैसे आप आउटिंग के लिए जाते हैं, कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें, उसके साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। ये सब कुछ आप उन लोगों से जानना चाहते हैं जिनको आप हमेशा सिर्फ स्क्रीन पर ही देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं। और एक चीज़ हम भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए कि समहाउ ये होता है कि इंसान तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, लेकिन मसरूफियत के साथ साथ इंसान का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान को अच्छे अच्छे ढंग के कपड़े पहने होने चाहिए, इंसान को प्यारा लगने के लिए इंसान को मतलब डेली बेसिस के ऊपर अपने आप के ऊपर खर्चा करना चाहिए और अपने आप को तैयार भी करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस तरफ बिल्कुल उनकी तवज्जो भी नहीं होती, वो जो चाह रहे थे ठीक अल्लाह ताला ने हम जैसा बनाया है, जिस तरह बनाया है, हम अपने आप को प्रेजेंट करें। देखें कि जो हमारा जो टीचिंग का जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, इसमें जो जितने भी लोग होते हैं, आप स्पेशली आपने देखा होगा कि जो टीचर जो हमारे ज़माने में ज़्यादा लशपश होकर आते थे और बेहतरीन तरीके से लेक्चर डिलीवर कर रहे होते थे, हम उनको कॉपी करते हैं ज़िंदगी में और उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं अपने लेक्चरार से, अपनी टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, और इवन के जो लड़कियां खासतौर पे छोटी बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कॉपी कर रही होती हैं। और एक और चीज़ कि जो हमारे मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो हमें कॉपी कर रहे होते हैं, और जो आपके बच्चे होते हैं, जो बच्चे कोई भी बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स को सबसे अजीम समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरे पापा जैसा कोई पापा नहीं है, मेरी मम्मा जैसा कोई मम्मा नहीं है। तो अगर वो एक बच्चा छोटा सा वो अगर आपसे इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन रख रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे साथ खूबसूरत सी प्यारी सी शकीला लुकमान मौजूद हैं, PML नून से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Alhamdulillah, we are good. We are good and doing absolutely right thing right now and doing show very well. आप सुनिए, आप कैसी हैं और आपकी मॉर्निंग कैसी है? वेरी नाइस, बहुत अच्छी माशाल्लाह। वेदर चेंज हो चुका है, इट्स वेरी नाइस। वेदर चेंज हो चुका है और आपको वेदर कैसा लग रहा है जो इसके वेदर जो चेंजिंग हो हाँ रही है? बिल्कुल। बेटर, इट्स स्टिल हार्ड बट इट्स लिटिल बेटर देन बिफोर। इट्स लिटिल बेटर देन बिफोर। इट्स स्टिल हार्ड। अभी गर्मी है, अभी तो चलेगी गर्मी। लेकिन मैम गर्मी तो है, लेकिन आप हमेशा हमें फ्रेश ही नजर आती हैं। ऐसा क्या है, हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर कीजिए। असल में ये आपकी मोहब्बत है और कि आप मुझे इस तरह देखती है। बाकी जो है वो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आपकी मोहब्बत है और आपकी देखने की नजर है कि आप किस नजर से देख रही हैं। तो अगर अच्छी नजर से वाकई देख रही है तो मैं आपको अच्छी लगूंगी। बहुत शुक्रिया मैम। मैम हम ये जानना चाहेंगे आकाशा और मैं कि देखें कि जो आम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, तो उनकी तो मॉर्निंग हो रही होती है, सबकी मॉर्निंग हो रही होती है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो इतने अपने आप को बिजी रखते हैं, इतना टफ स्केड्यूल उनका होता है, उनकी मॉर्निंग कैसी होती है? वो अपने आप को कैसे मॉर्निंग में उठाती हैं और क्या डे प्लान होते हैं? नहीं, उनके प्लान जो है वो तो अकॉर्डिंग स्केड्यूल जो भी होता है वो पहले ही हमें पता होता है कि कल को हमने क्या क्या करना है। बस एकदम भी चीजें आ जाती हैं। लेकिन ये है कि वैसे मेरी तो शुरू से आदत है, आप तो चलिए 10 वक्त मैं तो जो बच्चा उठती हूँ और मैं लेट उठने वाली नहीं। ऑलवेज आई गेट अप इन द मॉर्निंग आफ्टर नमाज, आई डोंट स्लीप, यू नो। मैं उसके बाद मेरी सुबह शुरू हो जाती है। उसके बाद आपकी सुबह शुरू होती है और साथ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं ये आपकी साथ शुरू हो जाती है। हाँ, कुछ लड़कियों के भी क्वेश्चन है, वो भी पूछने दें। हाँ, बिल्कुल, मुझे ये बताएं, आपने ब्रेकफास्ट ऐसा मतलब कि क्या आपका प्लान होता है भाई ब्रेकफास्ट क्या करना है, खुद को इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है ये भी बताइएगा, और स्किन जो इतनी फ्रेश है वो क्यों है ये भी बताइएगा।
और एक सवाल पूछिए। सेकंड थिंग आपने दूसरी चीज क्या पूछी? पहले तो खैर ये मैं आपको बता दूं, सुबह उठती हूँ तो मेरी आदत है कि सुबह उठ के पहले मैं अपनी न्यूज देखती हूँ, व्हाट्सएप देखती हूँ, न्यूज पेपर देखती हूँ, फिर मैं अब जो शोज होते हैं लेट नाइट के वो देख लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको पता है जब अर्ली उठते हैं आजकल आपको पता है 5 बजे तक नमाज हो जाती है, दिन आपके ज्यादा है दिन नाश्ता है, तो फिर उसके बाद जो है वो बाकी आपकी जिंदगी चीजें शुरू हो जाती है। मोस्टली फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई ऑलवेज डू द वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ या जिम करती हूँ, इस तरह मेरी मैं फर्स्ट आई डू दैट, फिर वो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद शावर लेती हूँ और फिर दिन स्टार्ट हो जाता है, व्हाटएवर बाकी जो दिन की एक्टिविटीज होती है फिर उस तरह स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली ज़बरदस्त बात आपने की कि इंसान अपनी ज़िंदगी को प्यारा लगने के लिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी बॉडी को प्यारा बनाने के लिए इंसान जिम भी करता है और साथ मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी होती है। तो जो लोग नहीं करते उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए ये आपने प्यारा लगने की बात की, वाकई इसका वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन दूसरा जो आपको हेल्दी रहने के लिए और आपको जो है ऑफकोर्स आप इन्हें होते हैं तो आप अच्छे भी लगते हैं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए पैगाम ये है कि जो हर एक को जो आजकल तो यंग लड़कियों जो होती हैं वो भी उससे लेके मिडल एज और ओल्ड एज तक सबको जरूरत होती है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ करे, अपने हेल्थ के लिए। वो इधर वो वॉक करना पसंद करता है तो वो वॉक कर ले, अगर वो पसंद करते हैं कि भाई जिम जो है द बेस्ट थिंग। आप इमेजिन करें कि आप जिम का इतना माशाल्लाह से हर तरफ रिवाज और चक्कर चला हुआ है कि हर हमारे मैं मतलब इधर जैसा निकले रहती हूँ तो मेरे घर के एक क्लोज आई कैन वॉक देयर, 3 जिम्स है, एक लाइन में 3 जिम्स है, और मैं जो है वो उनमें मतलब यह है कि लोग इतना कंफर्टेबल हो गया कि आपके लिए जिम जाना मुश्किल नहीं है। तो मैं मतलब जो है तो मैं कहती हूँ कि ये हर जगह अब जिम हो गई है, मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं, आजकल पार्क भी लोगों का अवेलेबल है, तो ये बहुत जरूरी आपके हेल्थ के लिए। आप फ्रेश रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आप स्मार्ट रहते हैं, आपका मेंटल जो है वो आपका दिमाग भी बहुत फ्रेश रहता है, आप इसी तरह अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आप ना करें तो ये लेजी रहते हैं, सारा दिन आपका लेजीनेस में गुजरता है। तो ये दिस इज बेस्ट थिंग इन एनीबॉडीज लाइफ। ये बहुत खूबसूरत बातें आपके साथ हो रही हैं और यकीन जाने के बिल्कुल भी हमें दिल नहीं कर रहा कि हम आपको छोड़ दें आज, बिल्कुल हमारा ये दिल कर रहा है कि आपसे मुसलसल ये बातें जो हैं वो जारी और सारी रहें, लेकिन हमें पता है कि आप बहुत बिजी हैं, इसलिए सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि कल 6 सितंबर गुजरा, क्या फीलिंग्स थी आपकी? जी ये 6 सितंबर का दिन जो है ये पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत अहम दिन है, और ये दिन है जिस दिन हम विदायत का दिन भी इसको समझते हैं कि आज से 56 ईयर बिफोर पूरी कौम जो है उसने एक ऐसी गैर एलानिया जंग जो थी उसके खिलाफ दुश्मन के नापाक अज़ाइम के रास्ते में एक सप्लाई की दीवार की मानद हाइल हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम कहते कि हमारी आज़ादी जो है वो के पहले दिन जब हमें आज़ादी मिली थी उससे लेकर आइंदा आने वाली नस्लों तक पाकिस्तान का बच्चा आज़ादी के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो हम अपने जो हमारे जो फौजी भाई हैं और जो हमारे शोधा हैं आज के दिन हम उनको पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जानों को नजराने देख के उस मुल्क को हमेशा जो है वो फतह दी है और कामयाबी दी है, और उनके लिए हम आज भी हमारे जो फौजी भाई हैं वो आज भी जो है वो इस चीज़ का ऐड करते हैं कि हम उन्हीं लोगों की तरह आज हमें भी उन्हीं की तरह चलना है और अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ जो है हमें उसी तरह ही उस ऐद और अज़म के साथ उनके साथ जो उनको पूरा करना है। जी बहुत ज़बरदस्त। और जाते जाते हमें ये बताइए कि देखिए कि हमने अहद तो किया कि हम अपने इस मुल्क की खातिर जान की बाजी लगा देंगे, तो जो आजकल एक सिनेरियो है कोविड-19 का, ऐसी सूरत हाल में ये जो इंसान की ज़िंदगी की जितनी एक्टिविटीज़ थी बहुत हद तक अफेक्ट हो गई हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमारे बच्चों को जो स्कूल गोइंग हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये आप कोविड के हवाले से बात कर रहे हैं? जी कोविड के बारे में। कोविड के हवाले से बच्चों के लिए देखिए ये एक ऐसी वबा है बदकिस्मती से
कि पूरी दुनिया में ये वबा जो है वो फैली है और हर मुल्क इससे इफेक्ट हुआ है। हर मुल्क इसके लिए जो है वो जो इसकी जो पाबंदियां हैं वो उससे नबरदबा है और उससे गुजर है। अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है वो मास्क मस्ट है हर बंदे के लिए पहनना, क्योंकि आपको पता डेल्टा वायरस जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा स्प्रेड होने वाला है। और इसमें डिस्टेंस का भी, पहले तो कहते थे ना 6 फीट का फासला, अब कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा 2-3 गुना ये जो डेल्टा इंडियन वायरस है उसका ये है कि बहुत तेजी से स्प्रेड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इसके लिए डिस्टेंस और मास्क मस्ट है। हमें वैक्सीनेशन हर बंदे को, वो कोई यंग है, अभी तो 12 साल के बच्चों तक पूरी दुनिया में जो है वो लग गई हैं और अब और छोटे बच्चों का लिए भी कह रहे हैं कि ये वायरस जो है ये उनके लिए डेंजरस है। तो हमारे मुल्क में जहाँ तक मुमकिन है और जो है वो हर एक को ये वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। और इसके मुताबिक जो लोगों के कुछ डाउट्स हैं वो नहीं लगवा रहे, ये लगाना जरूरी है अपने कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये बहुत जरूरी है। और हर एक को मास्क पहने, डिस्टेंस रखे और वैक्सीनेशन लगवाए। थैंक यू सो मच Thank you so मैम, थैंक यू much. सो मच। आज आपने हमारी मॉर्निंग को गुड बना दिया। हमारे साथ ही शकीला लुकमान, बहुत ही खूबसूरत सी, प्यारी सी और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो थी उन्होंने हमारे साथ शेयर की और ज़रूर बहुत कुछ सीखा होगा हमारे व्यूवर्स ने भी उनसे, है ना? बल्कि सीखा होगा। और एक चीज़ जो उन्होंने आपके सामने बताई और वो चीज़ ये थी कि इंसान को जो मॉर्निंग वॉक का इंसान का हमेशा इसका अपने ज़िंदगी में इख्तियार करना चाहिए। 700 कदम उठाइए। 700 कदम उठाना जरूरी है। आप डेली आपसे उठवाए जाएंगे हमारी जानिब से। जब आप अपने कामयाबी के लिए कदम उठाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हेल्दी तो आप रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सी ऐसी खुशियाँ हैं जो आपको ज़िंदगी में मिलेंगी। देखिए, कदम उठाने से सबसे पहले तो इंसान की जो बॉडी होती है वो स्ट्रेच हो जाती है भाई। Exactly. और इंसान प्यारा लगना शुरू हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। और जो ज़िंदगी में हम लोग कदम उठाते हैं, कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ हम लोग अपने कदम उठाते हैं, तो यही वो हमारे कदम होते हैं जो हमें ज़िंदगी में कामयाब कर रहे होते हैं। चाहे किसी अचीवमेंट के बारे में हम लोग बातचीट कर रहे हों या चाहे किसी और अंदाज से बातचीत कर रहे चाहे हों, हमें कुछ भी करना है इस दुनिया में, कदम उठाना जरूरी है। कदम उठाना तो is कदम the उठाइए। necessary thing of the world. Just take a step and do more. बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, तो उसके लिए खुदा कदम देख क्या उठाना करता जरूरी है। तो बिल्कुल। जनाब, अभी हम और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइम हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह ताला किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है।
यकीन, नज़्म ज़ब्त और बेलौस लगन के साथ दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। हमें एक ऐसी रियासत चाहिए जहां हम आजादी से रह सकें और जहां हम अपनी मर्जी से इस्लामी तहजीब और असूलों के मुताबिक जी सकें। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सनावल ताउसो रबाब आखिर। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। खोल आँख ज़मीं देख, फलक दे, फिजा दे, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। उस कौम को शमशीर की हाजत। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज बशीर। थैंक यू सो वेरी मच आकाशा। और नाम लेने के लिए समझ तो आप गए होंगे। अब चाय मेरे ख्याल में आप छोड़ भी दें मेरे ख्याल में, और आपकी जगह इस चाय की जगह हम आपको इस प्रोग्राम के फौरन बाद जबरदस्त किस्म की और भी चीजें आपके सामने रखेंगे। Exactly. जैसे हमारे ऑफ कोर्स जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं और वो हमें साथ से प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी जारी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे साथ अभी जो लोग जुड़ते हैं, जो मिलते हैं, हम उनसे तरह तरह की बातें इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग। और हमारी तो वैसे ही मॉर्निंग आपके साथ होती है, गुड होती है, लेकिन जो हमारे अभी लाइन पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, खुर्रम शेर जमान साहब पीटीआई से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई के रहनुमाओं की मॉर्निंग कैसी होती है और किस वक्त होती है? और ज़बरदस्त मॉर्निंग में आप हमारे साथ शेयर करें कि बाकी लोगों की तरह आप ही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दिन भर इंसान काम करता है और क्या सिनेरियो होता है सर? जी पहले तो मॉर्निंग थोड़ी बोरिंग होती थी, लेकिन आजकल कोविड की वजह से एक्साइटिंग हुई है और उसकी वजह यह है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हर कमरे में एक बच्चा बैठा हुआ है लैपटॉप लेके। बेटा जो मेरा छोटा है वो स्पीकर फोन पे क्लास लेता है, तो पूरे घर को क्लास की आवाज आ रही होती है, टीचर्स क्या बोल रही हैं, बाकी बच्चे क्या। जी एग्जैक्टली, वो छोटा है तो कहता नहीं मैं स्पीकर पे लूंगा। सो काफी रौनक होती है हमारे घर में तो जी सुबह। अच्छा, ये मॉर्निंग होती कब है और ब्रेकफास्ट कब लिया जाता है, ये भी बताइएगा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, अमूमन जितने भी ऐसे सियासतदान जो कि डिलीवर कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी रातें जो ना लेट ही होती हैं। मतलब सोते सोते हमें 3 बज जाते हैं और फिर जाहिर है सुबह उठते 9 बज जाते हैं। सो यूजुअली यही रूटीन रहती है।
और फिर उठते साथ जाहिर है कि जो फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, किसी के हॉस्पिटल के इशू, किसी के थाने के इशू, किसी के क्या मसाइल। आपको पता है सिंध तो वैसे भी शहर कराची जो एक मसालिस्तान है पूरा। बिल्कुल, पाकिस्तान में के अंदर एक मसालिस्तान भी है अभी। जी सॉरी, मैं कि पाकिस्तान में मसालिस्तान भी है एक। जी हाँ, ये कराची शहर जो में मसाइल मसालिस्तान सारे है। आप हल करते हैं। उसके अलावा सर बहुत सेटिस्फाई हैं हम पीटीआई गवर्नमेंट से और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखें मैं आपको ज़रूर, क्योंकि आपने कॉल की है तो मैं आपके चैनल के थ्रू कराची वालों को बताना चाहूँगा कि कराची के जो MNAs MPs तहरीक इंसाफ के जो कि आपने इलेक्ट करे हैं, जो कराची में वज़ीर आज़म इमरान खान को आपने कामयाब कराया, कराची के जो PTI ये बहुत काम कर रही है। मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि हमने पिछले 2 साल के अंदर करा है। जैसे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में PTI की गवर्नमेंट ने 6 फ्लाईओवर्स बनाए, 6.4 किलोमीटर्स का आपका निश्तर रोड बना, 6.3 किलोमीटर्स का आपका जो है नेपियर रोड बना। इस वक्त मंगोपी रोड आधा बन गया, आधा काम इस वक्त जो है जारी है। 52 फायर ब्रिगेड्स आपके लास्ट 2 महीने पहले आपके कराची में आए, हमने सिंध गवर्नमेंट को गिफ्ट किए, क्योंकि आग लग जाती थी, लोगों की फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती थी, इनके पास गाड़ियां नहीं होती थी। इस वक्त जो आपकी कराची की ग्रीन लाइन की बसेस हैं, वो असद उमर साहब मुझे परसों बता रहे थे कि उन्होंने जो उसको ट्रैक कर रहे हैं वो ताइवान से गुजर रही थी। तो विच मीन्स के अनदर 2 वीक्स के अंदर जो है आपकी जो ग्रीन लाइन की बसेस हैं वो कराची पहुंच जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर का। उसके साथ साथ आपका जो फ्रेट कॉरिडोर है कि जब आप कराची शहर में निकलते हैं आपको ट्रक्स नजर आते हैं, कंटेनर्स नजर आते हैं, तो PTI की गवर्नमेंट फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, विच मीन्स कि KPT पे जो आपके कंटेनर्स आएंगे वो डायरेक्ट पिपली चले जाएंगे। मतलब जो कराची से बाहर के जो सूबे सिंध के बाहर के जो कंटेनर्स हैं वो बाहर ही बाहर से चले जाएंगे, आपके कराची के ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपके कराची में बारिश होती थी, आपका शहर डूब जाता था, आज से 2 दिन पहले बारिश हुई है, 4 दिन पहले आपने देखा वो हालात नहीं हुए, क्योंकि आपकी PTI की गवर्नमेंट ने उन स्टॉर्म ड्रेन्स को साफ करना शुरू कर दिया है। और वो 35 अरब रुपए इस पे खर्च किए हैं, जिसमें रोड्स बन रहे हैं, उनकी रीसेटलमेंट हो रही है, इंक्रोचेस की एतराफ में दीवारें उसकी खड़ी की जा रही हैं, सारा स्लज निकाला जा रहा है। सो देखिए PTI तो कराची में बहुत कुछ कर गई है, इतना कराची में पहले कभी काम नहीं हुआ है। पिछले 1 साल में PTI के MNAs MPs ने 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जितनी इंटरनल स्ट्रीट्स बनी है, जितने पार्क्स बने, स्पोर्ट्स ग्राउंड बने, वो तमाम PTI के MNAs MPs ने वजीर आजम इमरान खान के SDG गोल्स के तहत दिए हुए फंड्स के जरिए जो है ये काम किया। आखिर के अंदर मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कराची की, वो कराची का पानी की। कराची के लोगों के घरों में पानी आता तो है लेकिन टैंकर के जरिए आता है, क्योंकि माफिया पूरा ये, और पानी की शॉर्टेज भी है। सो सिंध गवर्नमेंट ने 13 साल में 25 अरब रुपए जब खर्च करे और 13 साल में बताया कि 25 अरब जाया हो गए क्योंकि डिजाइन गलत बना था। सो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्विंस किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कराची। वो राजी हुए। हमने सिर्फ उनको राजी नहीं किया, इस बात पे भी राजी किया कि इसमें सिंध गवर्नमेंट का शेयर 1 रुपए का भी नहीं होगा, ताकि फिर डिजाइन गलत ना बने। हमने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, पूरा पैसा K4 के पानी की सप्लाई के ऊपर आपकी वजीर आजम इमरान खान जो है उन्होंने दिए हैं, और ये 2023 के दिसंबर में होना है। लेकिन असद उमर साहब अपनी परसों की ब्रीफिंग में बता रहे थे कि उन्होंने वापदा से रिक्वेस्ट की है कि अगस्त 18 को प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पूरा हो रहा है 2023 में, उससे पहले जो है ये किसी तरीके से हम K4 को भी कंप्लीट कर लें, ताकि कराची को ये इतना बड़ा गिफ्ट भी मिल जाए। सो ये सब कुछ है कराची के लिए हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कराची की रोशनियां हमने वापस बहाल की हैं। बिल्कुल। बहुत प्यारी बात आपने की कि कराची की रोशनी आपने बहाल की हैं। हम ये सुनते आए हैं कि जिसको कोई जॉब नहीं मिलती थी, अगर वो कराची चला जाता था तो वो उसको जॉब अवेलेबल होती थी। तो आज का क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कराची जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो सूबाई गवर्नमेंट है, वो क्या वहाँ पे काम कर रही है? क्या फिर से वही कराची हमें देखने को मिलेगा या आजकल के कराची मिलेगा? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। सिंध हुकूमत तो तासुबी लोग है ना, ये इनको छोड़ दें आप। ये तो कहते हैं कि जो बच्चा कराची के अंदर पैदा होगा ना, उनको तो इन्होंने कुछ भी नहीं देना है। मतलब ये तो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके, पीने का पानी नहीं दे सके, स्कूलों में तालीम नहीं दे सके, अस्पतालों में इलाज नहीं दे सके, लॉ एंड ऑर्डर दे सके, तो ये आपको जॉब्स कैसे देंगे? उसके लिए तो आप इंतजार करें 2023 का गवर्नमेंट जॉब्स का। लेकिन देखिए PTI ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन पूरी दुनिया जो है कोविड के दौरान नीचे जा रही थी। आपने देखा कोविड के दौरान पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान जो ऊपर जा रहा था, ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आज आपका पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अच्छा, जादू से तरक्की तो नहीं कर रहा ना। अगर तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जो है जायदाद अगर बढ़ जाती है तो बिजनेस अच्छा करता है, उसकी इनकम होती है तो बढ़ता है ना। सो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 साल में बहुत काम हुआ है। कोविड के दौरान आपके एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ गए, आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया, आपकी इकॉनमी बेहतर हो गई, लोगों को रोजगार मिला है।
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने तो कमाल ही कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये इनिशिएटिव लिया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपने रिलीफ देना है, तो उससे हमें अंदाजा बाद में हुआ कि वो करना क्या चाह रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 300 से 400 जो हैं ऐसे चीज़ें हैं जो साथ अटैच्ड हैं, जैसे कि प्लम्बर्स अटैच्ड हैं, कारपेंटर्स अटैच्ड हैं, मिस्त्री अटैच्ड हैं, मजदूर अटैच्ड हैं। उसके साथ साथ पीछे इंडस्ट्रीज भी अटैच्ड है ना पूरी, कि बाथरूम के नल के लग रहे हैं, टाइल्स बन रही हैं और डोर हैंडल्स बन रहे हैं, तो लाइट्स आ रही हैं, स्टील का काम हो रहा है, सीमेंट का काम हो रहा है। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम कर दिया कराची के साहब, हमें ये बताइए कि देखिए अंदर। जिस एरिया में फॉर एग्जांपल हम मिसाल देते हैं कि थर्क एरिया में लोग भूख से मर रहे हैं और वहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे मींस की हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्या पीटीआई वहाँ पे भी एक अप्रोच रखती है, क्या उधर वो लोग नहीं जाना चाहते? लेकिन पीटीआई का दायरा कार जो है वफाकी हुकूमत का बहुत महदूद है। 18वीं तरमीम के बाद अवाम को पीने का पानी पिलाना, बच्चों को स्कूलों में तालीम देना, अस्पतालों में इलाज देना, ये सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं सूबाई हुकूमत की। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में 100% जो आबादी है उनको सेहत कार्ड दे दिए गए। वो कार्ड कोई अलग सा कार्ड नहीं बना है, जो उनका आईडी कार्ड पे एड्रेस है वो उनका सेहत कार्ड है। पंजाब में 80% लोगों को दे दिया है सेहत कार्ड का मतलब आपका जो आईडी कार्ड है वो 10 लाख रुपए का कार्ड है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आप गवर्नमेंट को छोड़ें, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाएं, जाके इलाज करें। आपके सूबे का वजीर आला कहता है हमें जरूरत नहीं है, हमारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं। सो मैं आपसे पूछता हूँ, आप सर्वे करवा लें, कराची के हॉस्पिटल के हालात देख लें। हम तो मशहूर हैं अपने परवरदिगार की कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा वजीर आजम दिया है कि पाकिस्तान में हमें कोविड की वैक्सीन मिल गई फ्री में। पूरे सूबे सिंध में किसी से 1 रुपया लिया वैक्सीन का? ये कहाँ से आई वैक्सीन? ये आपकी सारी वैक्सीन प्राइम मिनिस्टर ने दी। सूबे सिंध में अगर आपको कुत्ता काट जाए ना तो रेबीज की वैक्सीन नहीं होती जी, रेबीज की वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपके वजीर आजम ने पूरी पाकिस्तान की आबादी को इस बात को मेक श्योर किया, जिसका क्रेडिट असद उमर को जाता है। एनसीओसी ने जिस तरह काम किया है उन्होंने पैदा करके दी। कोई मजाक बात है इतनी वैक्सीन खरीदना, उसको अरेंज करना? पूरी दुनिया इस वक्त लगा रही है वैक्सीन, हर किसी के मुल्क की अपनी खपत है। लेकिन क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर की इतनी इज्जत है, लोग उनको इतना रिगार्ड करते हैं, बाहर ममालिक ने उनको इस कोविड के दौरान उनकी हेल्प की है। और आप देखें रेमिटेंस आपके $2 अरब मंथली रेमिटेंस आ रही है यहाँ पे, कोई मजाक है? मतलब आप भरोसा कर रहे हैं ना, बेसिकली आप एक इदारे पे भरोसा करते हैं, आप उसको पैसा देते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। पहले क्यों नहीं इतना पैसा आया? वजीर आजम इमरान खान के दौर में इतनी रेमिटेंसेस क्यों आ रही हैं? उसकी वजह ये है कि लोगों को भरोसा, लोगों को पता है चोर नहीं बैठे हुए हैं। पहले जो चोर होते थे जो एक एक करके बारियां लेते थे। सो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को अब कोई भी नहीं रोक सकता है। ये अल्लाह ताला वजीर आजम को लंबी उम्र दे, इनको वापस पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। ये इस पाकिस्तान को अब कोई रोक ही नहीं सकता है। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, किसान जो है आपके वो जाने मास पे बैठ के दुआएं दे रहे हैं आपके वजीर आजम को। वो कह रहे हैं पहली बार कोई आया है जिसने इस सेक्टर के लिए सोचा है। आप 1-1.5 साल के बाद देखिएगा कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ जा रहा है। किसान जो हैं अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे, शहर लाते लाते खराब होके सड़ जाता था। आपके प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी हुकूमत के खर्चे पे कोल्ड स्टोरेज बना दिए हैं कि तुम अपना फल निकालो, अपनी सब्जी निकालो, ये कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे रखो। खरीदार जो है वो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज से आगे खरीदेगा, तुम्हारा जो है प्रोडक्ट सेफ रहेगा। ये पूरी दुनिया में इस तरह होता है। पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने नहीं सोचा किसानों के लिए। आप केपी में जाएं, गरीब से गरीब आदमी, उसकी जिंदगी बेहतर होगी क्योंकि इतनी टूरिज्म हो गई है। आप में हम सब वहाँ जा रहे हैं ना, तो लोगों के जो छोटे छोटे घर थे, लोगों ने वो घर भी अपने उन टूरिस्ट को देने शुरू कर दिए। खुद एक कमरे में रह रहे हैं, बाकी 2 कमरे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको दे दे, उनको खाना भी दे रहे हैं। सो ये बड़ा चेंज आ गया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अब बहुत आगे निकल गए। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो 2 सियासी जमातें, PMNL पीपल्स पार्टी, ये ऑपोजिशन नहीं कर सकती हमारी। अब पीटीआई का मुकाबला करने के लिए किसी और को आना पड़ेगा। PDM आपके सामने मुतहर्रिक है और अब इसका क्या ड्रामा या क्या इसका ड्रॉप सीन होगा? देखें सर, ये एक करप्शन की यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ये मतलब ये एक्सपोज होंगे। देखे ना, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आज से 1.5-2 साल पहले आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है, वो हरियों का चोर है, और अगर हमने उसे माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें नहीं माफ करेगा। ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है ना, ये आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के लिए कहा जब वो सदर पाकिस्तान थे शायद मेरे ख्याल से। और शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जो है जरदारी तुम्हारा पेट फाड़ के कौम का लूटा हुआ पैसा निकालूंगा, लाहौर, कराची और लाड़काना तो इन्होंने एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया। ये बात इमरान खान पिछले 23 साल से कह रहे थे
कि इन लोगों का कोई जो है ना कोई फ्यूचर नहीं है। आपने जायदादें देखी हैं जो आसिफ अली जरदारी की जो है डिक्लेयर्ड जायदाद हैं, जो बता रहे हैं कि मेरी जायदाद है। आप पढ़ें तो सही, आप पढ़ के खत्म नहीं होंगी बातें सुन के। इतनी उनकी प्रॉपर्टीज है, कहाँ से आ गई हैं? आप और मैं क्यों नहीं इतने अमीर हुए? बिलावल जरदारी की आंखें खोली, वो कहते हैं वरासत में मेरा पति हो गया। भाई क्यों वरासत में मेरा पति हो गए? मेरा मुल्क, मेरी जमीन, मेरा सब कुछ, तुम्हें क्यों, कहाँ से मिल गया पैसा सारा ये? सो देखें, हमें अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, सियासतदानों के साथ नहीं। इमरान खान अगर काम कर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, ये अमानत है हमारी। आप बताएं ना कि आज तक कभी किसी ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर इस तरह ललकारा था? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनके दौरों में भी बातें होती रहीं। ये वेस्ट से डरते रहे कि वेस्ट नाराज ना हो जाए, लेकिन मेरे प्यारे नबी के लिए भी मौका परवरदिगार ने इमरान खान को ही दिया आवाज उठाने के लिए। कश्मीर के लिए कभी आज तक इन्होंने मौलाना फजल रहमान जो कश्मीर का चैंपियन बनता रहा, या ये बाकी दो लीडर्स, इन्होंने आज तक कश्मीर का कॉज के लिए फाइट की? आप क्या समझ रहे, अफगानिस्तान क्या तालिबान जीत गए? आपको अफगानिस्तान के जो आज हालात आप देख रहे हैं, इसके पीछे इमरान खान का हाथ है। इमरान खान का हाथ है, बिल्कुल। ऐसे नहीं निकल गया अमेरिका बाहर, डरा डरा के उनको बता के अपनी जबान से, अपनी आवाज से, अपनी स्टेटमेंट से उनको यहाँ से रवाना कर दिया। ये एहसास दिलाया इमरान खान ने अमेरिका को कि तुम 25 साल और भी रहोगे तो तुम इसी तरह मार खाते रहोगे, और ये अफगान जो कौम है ये ऐसी अपने मजबूत खड़ी रहेगी। सर ये इस बात की तो कल मैं ये भी देख रहा था कि हिंदुस्तान के जो जनरल साहब हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका की जो शिकस्त हुई है, ये इसके पीछे तालिबान हो या ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान की वजह से हुई है। क्या कहेंगे आप? तो पाकिस्तान कौन चला रहा है? इमरान खान जमाने में कोई और चलाता होगा, आजकल तो वजीर आजम इमरान खान चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो बड़े बड़े तज्जियाकार कहते हैं, जो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में पहली बार देखा है कि जुडिशरी, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ये एक पेज के ऊपर हैं तीनों। तो जब ये एक पेज पे हैं तीनों, तो आपका पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा ना। देखें अफवाज पाकिस्तान क्या कहती है, आपकी आर्मी क्या कहती है, आपकी एजेंसीज क्या कहती हैं। वो कोई मुल्क दुश्मन तो नहीं है ना। जब यहाँ पे चोर करप्ट लोग आते हैं तो वो फिर उनके खिलाफ करते होंगे काम, वो करना चाहिए, इनको भगाना चाहिए। तो जब आपकी अफवाज पाकिस्तान को, आपकी एजेंसीज को, आपके जुडिशरी को एक ईमानदार वजीर आजम मिल गया है, तो वो क्यों नहीं उसको सपोर्ट करेंगे? आउट ऑफ द वे जाके करेंगे, और करना भी चाहिए, कौम को भी करना चाहिए। सो दिस इज बिग चेंज इन पाकिस्तान। मैं पीटीआई के अंदर इस वजह से नहीं आया हूँ कि मैं अपने मुल्क की खातिर आया हूँ, पीटीआई की खातिर नहीं आया हूँ। मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि आज मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मुझे फख्र है, मैं सवाब समझता हूँ इमरान खान के साथ काम करने से। ज्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। अच्छा सर, पीटीआई गवर्नमेंट के आने से बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है अवाम में। अवाम अब समझ गए हैं कि उनको आगे क्या करना है, और हमें भी पूरा एतमाद है इमरान खान पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 5 इयर्स होंगे वो भी जरूर पीटीआई गवर्नमेंट के ही होंगे। आप क्या समझते हैं कि कितनी अवेयर हुई है इमरान खान के आने से हमारी अवाम? देखें कितनी अवेयरनेस हुई है ये तो अब सिंध बताएगा, क्योंकि पंजाब ने साबित कर दिया, गिलगित बल्तिस्तान ने साबित कर दिया, कश्मीर ने साबित कर दिया, केपी ने कर दिया। अब बारी है सिंध की। और मैं आपसे एक बात बताऊं, जितना आसान सिंध को फतह करना है ना, उतना आसान कभी पंजाब केपी को नहीं था। अगर हम सिंध को हारे हैं तो इमरान खान की वजह से नहीं हारे हैं, हम अपनी तंजीमी गलतियों की वजह से हारे हैं। इमरान खान ने तो अपना काम किया, मेहनत की, 23 साल मेहनत करी। ये हमारी अपनी नालायकियां थी जिसकी वजह से हम 2018 के इलेक्शन में इंटीरियर सिंध में अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े कर सके। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, हमारी तंजीम बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। 2023 के अंदर आप जो चेंज देखेंगे ना, वो आप सूबे सिंध के लोगों में देखेंगे। सिंध के लोगों के हाथों में तो ये जो हथकड़ियां और जंजीरें बंधी हुई हैं, ये आप देखना, ये तोड़ के फेंकेंगे। ये जो खौफ इनके अंदर है ना, इनको क्या, मासूम लोगों को सिर्फ एक FIR से तो डराते हैं ये लोग। पानी की लाइन बंद कर देंगे, पानी नहीं देंगे, 8-8, 9-9 शुगर मिल्स हैं इनकी। वो गरीब कहता है कि यार ये तो शुगर मिल के मालिक भी यही है, जमीनों के मालिक भी यही है। अंदाजा लगाएं, एक सूबे का सियासतदान है जो कि मीटर रीडर होता था। मीटर रीडर आपको पता है क्या होता है? मीटर रीडर वो होता है कि लोगों के घरों के बाद जाके मीटर पड़ता है, इतने महीने में इतनी रीडिंग हुई है, इसका इतना बिल बना, वो लिख के देता था। आज वो सूबे सिंध का बहुत बड़ा जमींदार हो गया, शायद दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर।
तो हमें भी अपने गरीबानों में झांकना पड़ेगा। इट मींस कि इंडिविजुअल वहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं और आवाम वहाँ से गरीबतर होती जा रही है। हो गए हैं पीपल्स पार्टी के एमएनएज, एमपीएस, मिनिस्टर खरबोंपति हो गए हैं। क्योंकि देखिए बेसिकली ये देखा जाता है कि लीडरशिप क्या कर रही है ना। अगर मेरा लीडर शौकत खानम बनाएगा, मेरा लीडर नमल यूनिवर्सिटी बनाएगा, मेरा लीडर एहसास प्रोग्राम बना रहा है, मेरा लीडर मदीना की रियासत बना रहा है, तो मैं भी उसी सिमत चलूंगा ना। लेकिन अगर मेरा लीडर जो है वो शुगर मिलें बना रहा है, वो जो है सरे महल बना रहा है, वो दुनिया भर में अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है, तो उसका एमएनए, उसका एमपी, उसका मिनिस्टर भी यही काम करेगा। तो ये ना कहते हैं ना रन्स इन द ब्लड। तो ये तो एक तो फैमिली ट्रेनिंग होती है, दूसरी आपकी पार्टी की लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है। हमारी पार्टी में कोई जरूरत नहीं कर सकता है, कोई 5 रुपए की चोरी कर जाए तो डरता ही रहेगा कहीं इमरान खान तक पैगाम ना पहुंच जाए, मेरा तो फ्यूचर खत्म हो गया है। बिल्कुल। और सर एक और चीज़ आकाशा भी एक सवाल करी, मैं भी कर लूँ कि कराची में ये कहा जाता है कि वहाँ पे कूड़े का ढेर है और शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, जो वहाँ पे जो सूबाई गवर्नमेंट है वो तो कुछ भी नहीं कर पा रही, लेकिन मैं आप इसे ये कहूँगा कि वो भी हमारे ही पाकिस्तानी है कि उनके बारे में कुछ किया जाए। तो नहीं, आप बताएं ना, ये सवाल आपका इंसाफ है हमारे साथ? नहीं, हम ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम सड़कें भी बना रहे हैं, हम पानी के प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं, हम बसेस भी ला रहे हैं, हम फायर ब्रिगेड भी दे रहे हैं। अब हम झाड़ू भी मारें शहर के अंदर, हम गटर खोले, हम कचरा उठाएं, ये नाइंसाफी है ना हमारे साथ। मतलब ये जुल्म है कि कुत्ते काट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। मैंने कितनी दुआएं पढ़ ली हैं, रेबीज की वैक्सीन नहीं है। जरदारी साहब की हमशीरा फ्लोर ऑफ द हाउस हेल्थ मिनिस्टर खड़ी होकर कह रही है कि जो प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट ने इस वक्त कुत्तों के खात्मा का कराया है, उनको इंजेक्शन लगाने का, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये कुत्ते बच्चों को काटते रहेंगे और बच्चे मरते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, और आपने टाइम दिया और ले लिया और बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ हमें पता चला। वाकई आई थिंक सो कि कराची में पीटीआई गवर्नमेंट का अब नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उनमें आना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट का है, और जो वहाँ पे जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो सूबाई गवर्नमेंट वहाँ पे है, मैं उनसे यही बस ये अपने चैनल के थ्रू यही कहूँगा कि जो लोग वहाँ पे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान की जान हैं और वो भी पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, और उन्हीं ने आपको वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वोटों के लिए आप उनके घर जाया करते थे। अगर खुदारा अगर आज वो लोग किसी मुश्किल में हैं, उनको पीने का साफ पानी नहीं है, उनको बेसिक जो फैसिलिटीज़ जो होती हैं हेल्थ की वो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में कुछ करना नहीं बनता। लेकिन एनीवेज मैं इतने कहूँगा कि उनका ख्याल रखिए भाई, उनका ख्याल रखिए। और मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है और अब हमारे शो का जो वक्त है वो भी खत्म हो जाता है भाई। इसी के साथ ही आकाशा यासीन को और मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।